वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 11 सितंबर 2023। आइए जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो आज शुरुआत करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल अक्षरधाम मंदिर के बारे में है। तो आइए जानते हैं अक्षरधाम मंदिर चर्चा में क्यों आया है। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया है। तो आइए देखते हैं अक्षरधाम मंदिर के बारे में। तो ये अक्षरधाम मंदिर, जिसे आधिकारिक तौर पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारत के दिल्ली में स्थित एक हिंदू मंदिर परिसर है। यह यमुना नदी के तट पर है। इसे आधिकारिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को जनता के लिए खोल दिया गया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अक्षरधाम मंदिर के भगवान स्वामी नारायण, जिनकी अवधि 1781 से 1830 है। हालांकि ये महान संतों, देवी देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के अवतारों को भी समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला, मुख्य मंदिर खूबसूरती से सजाए गए बगीचे, प्रदर्शनियां, खुले आंगन और जल निकाय शामिल हैं। प्रत्येक खंड हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता का एक दिलचस्प पहलू प्रस्तुत करता है। इस परिसर के केंद्र में गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित अक्षरधाम मंदिर स्थित है। यह पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली से बनाया गया है। ये पारंपरिक वास्तुशास्त्र के साथ साथ पंचरात्र शास्त्र का भी पालन करता है। मंदिर और संपूर्ण परिसर में फूलों, जानवरों, संगीतकारों, नर्तकियों और हिंदू देवी देवताओं की भी जटिल नक्काशी को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला आर्टिकल कोणार्क मंदिर का पहिया के बारे में है। तो ये चर्चा में क्यों आया है। तो अभी G20 के सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन स्थल पर भारत मंडपम में पहुंचने वाले जो G20 के नेता थे, उनके हाथ मिलाने और स्वागत करने के लिए वहां पे ये इस पहिए को लगाया गया था, तभी ये चर्चा में आया है। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है और इसमें ये साइड में ये पहिए लगे हैं। इसी पहिए को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने गेस्ट को स्वागत करने के लिए लगाया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये उड़ीसा के पुरी में सूर्य मंदिर से कोणार्क व्हील की एक प्रकृति, भारत के प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन स्थल पर भारत मंडपम में पहुंचने पर G20 नेताओं के साथ हाथ मिलाने स्वागत की पृष्ठभूमि के रूप में इसको रखा गया था। इस चक्र के बारे में, तो ये चक्र, कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। 24 तीलियों वाला पहिया भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है, जो भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। कोणार्क चक्र की घूमती गति समय काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। तो इसके बारे में मुख्य तथ्य ये हैं। तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ये कलिंगन मंदिर वास्तुकला की चरमोत्कर्ष स्थिति को दर्शाता है, जिसमें इसके सभी परिभाषित तत्व पूर्ण और उत्तम रूप में है। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने 1238, जिनका कार्यकाल 1238 से 1264 ईस्वी रहा था, इनके द्वारा करवाया गया। मंदिर को उसकी वर्तमान स्थिति में यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क शब्द दो संस्कृत शब्दों जैसे कोना या कोण और आर्क मतलब सूर्य से मिलकर बना है। इस प्रकार इसका तात्पर्य ये है कि मुख्य देवता सूर्य देवता थे और मंदिर एक कोणीय प्रारूप में बनाया गया था। यह मंदिर वास्तुकला की कलिंग या उड़ीसा शैली का अनुसरण करता है, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला की जो उत्तर भारत में नागर शैली का एक उप समूह है। आइए जानते हैं हमारा अगला आर्टिकल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल के बारे में है। तो आइए जानते हैं। हाल ही में अभी नई दिल्ली में ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इस पहल का विचार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली में रखा गया था। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना है। इसका विजन उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों
को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है, जिसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा की क्षमता का एहसास होगा। इस परियोजना का नेतृत्व भारत और यूके की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और विश्व बैंक समूह के साथ साझेदारी में कर रही हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया के लिए आवश्यक एक नई बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी संगठनों, विधायकों, बिजली प्रणाली ऑपरेटरों और ज्ञान नेताओं के वैश्विक गठबंधन को एक साथ लाएगा। ये कब पूरा होगा? तो ISA द्वारा अगले कुछ वर्षों में ग्रिड स्थापित किए जाने की उम्मीद है। एक बार चालू होने पर यह विभिन्न देशों में सौर ऊर्जा का परिवहन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ये अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा संसाधनों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करना है। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों का तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना, 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना, प्रत्येक वर्ष 1000 मिलियन टन CO2 के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करना। आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं और इस मिशन के तहत हम हर घर, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, हर घर में रोशनी होगी। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम भारत में है। हमारा अगला आर्टिकल मोरक्को के बारे में है। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में मराकेश से 72 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मध्य मोरक्को में 6.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। तभी ये मोरक्को चर्चा में आया है। तो आइए इसके बारे में जानने से पहले इसको मैप में देखते हैं। तो ये रहा अफ्रीका का मैप। इसमें ये मोरक्को देश है ये, और ये स्पेन है, और ये जो एरिया है ये मोरक्को इस पे अपना दावा करता है, इसलिए ये वाली लाइन यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे एक बीच में संधि है जिसको जिब्राल्टर की संधि बोलते हैं। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, और मोरक्को 2 सी से टच करता है। एक है मेडिटेरियन सी और एक है अटलांटिक सी। और इससे लगने वाले देश हैं अल्जीरिया और मोरिटानिया। तो ये हमने देख लिया। आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये मोरक्को के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो ये पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का पहाड़ी देश है जो सीधे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के पार स्थित है। ये अपनी अधिकांश प्राचीन वास्तुकला और यहाँ तक कि अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को भी बरकरार रखे हुए है। मोरक्को का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख अटलांटिक महासागर बंदरगाह कैसाब्लांका है, जो एक औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। इसकी राजधानी रबात है। इसकी सीमा पूर्व और दक्षिण पूर्व में, जैसा कि बताया, अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिमी सहारा जो इसका अधिकृत क्षेत्र है, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है, जो कि हमने मैप में आपको दिखाया। यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका तटीय विस्तार अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों तक है। 2 छोटे स्पेनिश इनक्लेव सेऊटा और मेलिला देश के उत्तरी तट पर स्थित हैं। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, तो यहाँ पे एटलस और रिफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं अरबी और अमाजी, जिसे टैमाजाइट भी कहते हैं। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है, और ये समृद्ध इस्लामी विरासत को संजोए हुए है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में मोरक्को में 2 विधायी सदनों के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब संवैधानिक राजा चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे संविधान के द्वारा राजतंत्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में, मोरक्को की अर्थव्यवस्था कच्चे माल के निर्यात पर ही निर्भर है। अब आइए हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा
होंगा टोंगा ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ उसके बारे में है। तो आइए जानते हैं। तो अभी एक नए अध्ययन से पता चला है कि होंगा टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकली चट्टानें और राख लंबवत और सीधे समुद्र में गिरी है, जो बेहद तेज गति वाले और अति विनाशकारी पानी के नीचे मलबे के प्रवाह के रूप में उसमें मिल रही है। तो आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं पहले। ये है होंगा टोंगा आइलैंड, ये यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये फिलीपींस इंडोनेशिया है, और ये यहाँ इस ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्व में ये है, और ये विश्व में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए देख लेते, मैप देख लिया, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो होंगा टोंगा ये हापाई टोंगा में एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये फोनु आउफू के पनडुब्बी ज्वालामुखी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में और देश के मुख्य द्वीप टोंग टापू से 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ज्वालामुखी अत्यधिक सक्रिय टोंगा केरमाडेक द्वीप समूह ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर उत्तर पूर्व से फिजी तक फैला एक सबडक्शन क्षेत्र है। द्वीप चाप अभिसरण सीमा पर बनता है, जहां प्रशांत प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे झुकती है। ये पश्चिमी दक्षिण प्रशांत में एक बहुत बड़ी पनडुब्बी इमारत के काल्डेरा रिम के साथ है। ये पिछले कुछ दशकों से नियमित रूप से फूट रहा है। ये ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी किसी ग्रह की सतह पर एक छिद्र होता है, जो उसके परिवेश से अधिक गर्म सामग्री को उसके आंतरिक भाग से बाहर निकाल देता है, और जब ये सामग्री बाहर निकलती है तो ये विस्फोट का कारण बनती है, जो विस्फोटक प्रकृति की होती है। हमारा अगला आर्टिकल भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के बारे में है। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे का शुभारंभ की घोषणा की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये मैप है, ये मैप में भारत इसका रूट दिया गया है। तो ये भारत के मुंबई से शुरू होके इधर दुबई से होते हुए सऊदी अरब, और सऊदी अरब से इज़राइल और जॉर्डन होते हुए मेडिटेरियन सी और इटली से यूरोप में यहाँ तक ये जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। परियोजना का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादों सहित शामिल देशों के बीच अधिक व्यापार को सक्षम बनाना होगा। IMEC में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल परागमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। गलियारे में एक रेल लिंक के साथ साथ एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। आने वाले समय में ये भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक बड़ा माध्यम होगा। रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा है। इसका महत्व तो इससे ऊर्जा और डिजिटल संचार के बढ़ते प्रवाह के माध्यम से इसमें शामिल देशों के बीच समृद्धि बढ़ेगी। यह परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचों की कमी से निपटने में मदद करेगी। PGII के बारे में मुख्य तथ्य। यह विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए G7 देशों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह एक विकासात्मक पहल है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करना है और साथ ही वैश्विक स्तर पर SDG पर प्रगति में तेजी लाने में मदद करना है। बुनियादी ढांचा योजना की घोषणा पहली बार जून 1921 में UK में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। सामूहिक रूप से इसका लक्ष्य 2027 तक G7 से लगभग $600 बिलियन पैसे जुटाना है, ताकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में निवेश किया जा सके, जो हमारे सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है और वास्तविक लाभ भी प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में है। आइए जानते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। ये इसके बारे में, तो यह जैव ईंधन को
अपनाने की सुविधा के लिए सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने की भारत के नेतृत्व वाली पहल है। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राज़ील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना होगा। गठबंधन का महत्व तो ये बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ठोस नीति पाठ साझाकरण के विकास और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर जोर देता है। ये मूल्य श्रृंखला के क्षमता निर्माण अभ्यास, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता और नीति पाठ साझाकरण को बढ़ावा देकर दुनिया भर में टिकाऊ जैव ईंधन के विकास और तैनाती का समर्थन करेगा। ये उद्योगों, देशों, पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों और प्रमुख हितधारकों को मांग और आपूर्ति की मैपिंग में सहायता करने के साथ साथ औद्योगिक प्रदाताओं को अंतिम उपयोगकर्ता से जोड़ने के लिए एक आभासी बाजार जुटाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये जैव ईंधन अपनाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, कोड, स्थिरता सिद्धांतों और विनियमनों के विकास, अपनाने और कार्यान्वयन की सुविधा भी प्रदान करेगा। जैव ईंधन क्या है? तो यह एक ऐसा ईंधन है जो तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के निर्माण में शामिल बहुत धीमी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बजाय बायोमास से कम समय में उत्पन्न होता है। जैव ईंधन की विभिन्न पीढ़ियाँ, जैसे पहली पीढ़ी, इसका उत्पादन उपभोज्य खाद्य पदार्थों से किया जाता है, जिसमें बायो अल्कोहल के लिए स्टार्च, चावल और गेहूँ और चीनी की बीट और गन्ना, या बायो डीजल के लिए वनस्पति तेल होते हैं। इसमें दूसरी पीढ़ी ये मुख्य रूप से गैर खाद्य फीड स्टॉक जैसे वन उद्योग, कृषि अपशिष्ट और अपशिष्ट या प्रयुक्त वनस्पति तेलों से प्राप्त किया जाता है। तीसरी पीढ़ी वाला जैव ईंधन, इसे शैवाल ईंधन के रूप में जाना जाता है, जो बायोडीजल और बायो अल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है। चौथी पीढ़ी का ईंधन, इसमें तीसरी पीढ़ी की तरह 4G जैव ईंधन गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग करके बनाया जाता है। हालांकि तीसरे के विपरीत उन्हें बायोमास के विनाश की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारा अगला आर्टिकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में है। तो ये क्या है? अभी हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए किस्त 2 के लिए निर्गम मूल्य की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत की गई थी। ये भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी की गई एक सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। ये भौतिक सोना रखने का भी विकल्प देती हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो SGB को 1 ग्राम की मूल्य इकाई के साथ सोने के ग्राम में दर्शाया जाता है। निवेशकों को निर्गम मूल्य नकद में चुकाना होगा और परिपक्वता पर बॉन्ड नकद में भुनाए जाएंगे। योग्य ग्राहक इसमें कौन कौन से होंगे? तो इसमें बॉन्ड निवासी जो भारतीय संस्थाओं को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किए जाएंगे, जिसमें व्यक्ति या एक व्यक्ति के रूप में या नाबालिग बच्चे की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से HUF ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान शामिल हैं। इसकी अवधि, तो बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 5, 6 और 7वें वर्ष में बाहर निकालने का विकल्प होगा। इसका उपयोग ब्याज भुगतान तिथियों पर किया जाएगा। इसकी निवेश में सीमा, तो ये न्यूनतम 1 ग्राम सोना होता है और अधिकतम व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम तक सोना, HUF के लिए 4 किलोग्राम सोना और ट्रस्टों के लिए HUF के लिए 4 किलो और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम सोना तक रखने की अनुमति है। इस पर ब्याज 2.5% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगा। इसमें मतलब कर देना पड़ेगा। इसका उपयोग ऋण के लिए कोलेट्रल के रूप में भी किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यूक्रेन में यूरोप
के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास युद्ध में वृद्धि के कारण परमाणु सुरक्षा के लिए संभावित खतरे की चेतावनी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जानते हैं तो यह एक परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का सबसे प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। इसे संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर दुनिया के शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्वक उपयोग के लिए काम करता है। इसका इतिहास तो ये यद्यपि ये स्वयं की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं तो एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य देशों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करती है। यह परमाणु सुरक्षा उपायों को लागू करता है जिसमें निगरानी, निरीक्षण, सूचना विश्लेषण और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। यह सत्यापित करता है कि परमाणु गतिविधियां शांतिपूर्वक रहें और हथियारों से संबंधित उद्देश्यों सहित विचलन का पता लगाकर उन्हें रोका जा सके। विशेष रूप से IAEA परमाणु अप्रसार संधि NPT का द्वारा अनिवार्य व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करता है जो परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। यह सदस्य देशों की सहायता करता है और उनके बीच वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। यह परमाणु और रेडियोलॉजिकल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाता है जो उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। परमाणु अप्रसार संधि NPT क्या है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह 1968 में कई प्रमुख परमाणु और गैर परमाणु शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था जिसमें परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने में अपना सहयोग देने का वादा किया था। ये 191 देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग और परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से पालन की जाने वाली संधि है। NPT के तहत गैर परमाणु हथियार वाले देशों ने परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण या अधिग्रहण नहीं करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, जबकि परमाणु हथियार वाले देशों ने किसी भी तरह से किसी भी गैर परमाणु देश को परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरित नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। संधि के तहत परमाणु हथियार वाले देशों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण का निर्माण और विस्फोटक किया था। संधि में 5 परमाणु हथियार संपन्न देश के पक्ष हैं। इस संधि पर केवल इजराइल, भारत और पाकिस्तान कभी भी हस्ताक्षर करता नहीं रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है। और संधि के उत्तर कोरिया भी 2003 से हट गया इससे। हमारा अगला आर्टिकल WTO विवाद निपटान प्रणाली के बारे में है। तो अभी हाल ही में G20 की मीटिंग हुई थी तो उसके नेताओं ने 2024 तक विश्व व्यापार संगठन की पूर्ण और अच्छी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली के लिए चर्चा आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो आइए जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार को बढ़ावा और नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को प्रतिस्थापित करके की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से टैरिफ और कोटा जैसी व्यापार बाधाओं को दूर करके तथा ये सुनिश्चित करे कि व्यापार विवादों को पारदर्शी और पूर्वानुमानित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना। इसके कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करना, व्यापार समझौतों पर बातचीत करना और उन्हें लागू करना, व्यापार वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना और WTO द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर भी काम करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर
काम करता है। WTO विवाद प्रणाली तंत्र के बारे में, तो ये विवादों के थे निपटने हैं तो WTO का मुख्य समझौता विवाद निपटान समझौता है। ये WTO की सामान्य परिषद की बैठक सदस्यों के बीच विवादों से निपटने हेतु विवाद निपटान निकाय के रूप में बुलाई जाती है। DSB के पास यह अधिकार है विवाद निपटान पैनल स्थापित करना, मामलों को मध्यस्थता अपनाने वाले पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट के लिए संदर्भित करना आदि इसके अधिकार में आता है। ऐसी रिपोर्टों में निहित सिफारिशों और निर्णयों के कार्यान्वयन पर भी निगरानी बनाए रखना और उन सिफारिशों और निर्णयों का अनुपालन न करने की स्थिति में रियायतों के निलंबन को भी अधिकृत करना। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें आदर्श रूप से विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाता है। यदि ये संभव नहीं है तो WTO सदस्य विवाद को निपटाने के लिए एक पैनल की स्थापना का अनुरोध भी कर सकता है। पैनल एक रिपोर्ट जारी करेगा जिसे बाद में कानून के सवालों पर WTO के अपीलीय निकाय के समक्ष अपील की जा सकती है। अपीलीय निकाय क्या होता है, तो अपीलों को स्थायी सात सदस्यीय अपीलीय निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो DSB द्वारा स्थापित किया गया है और मोटे तौर पर WTO सदस्यों की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। ये WTO सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों में पैनल द्वारा जारी रिपोर्टों की अपील सुनता है। अपीलीय निकाय किसी पैनल के गैर कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित या उलट भी सकता है। यदि कोई WTO सदस्य विवाद निपटान की सिफारिशों का पालन नहीं करता है तो व्यापार मुआवजा या प्रतिबंध लागू हो सकता है उस पर है। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क वृद्धि के रूप में आदि इस पर लगाया जा सकता है। आज के हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।